हेलो बच्चों, हिंदी तरंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बसंत बाग 3 कक्षा 8वीं हिंदी का दूसरा पाठ जिसका शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ पढ़ेंगे। बच्चों, लाख की चूड़ियाँ श्री कामता नाथ जी द्वारा लिखित एक बहुत ही सुंदर और हृदयस्पर्शी कहानी है। इसमें कवि ने ग्रामीण जीवन और लघु उद्योग पर प्रकाश डाला है कि किस प्रकार से आज मशीनी युग आने से जो कामगार थे उनका कार्य जो है वो बंद हो गया है और उनके जनजीवन पर, रहन सहन पर किस प्रकार का असर हुआ है। तो बच्चों, चलो अब शुरू करते हैं पाठ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ बनाकर देता था। ये लेखक बता रहा है हमें कि सारे गांव के अंदर उसे सबसे अच्छा व्यक्ति कौन लगता था बच्चों? बदलू। क्यों लगता था? क्योंकि वह उसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां जो है वो बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती। लेखक बताता है कि मुझे जो सबसे अधिक अपने मामा के गांव जाने का जो शौक था, जो चाव था, वो लाख की रंग बिरंगी गोलियां। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। अब लेखक बताता है हमें, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप भी जब अपने मामा के यहाँ जाते हो तो वहाँ जितने भी लोग होते थे हैं तुम्हारे मामा की उम्र के होते हैं उन्हें मामा, और नाना की उम्र के होते हैं उन्हें नाना बोलते हो आप लोग। लेकिन लेखक बताता है कि मैं बदलू को बदलू मामा ने कहकर क्या कहता था? बदलू काका, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं बच्चों? देखा देखी करते हैं, इसलिए लेखक भी और बच्चों की देखा देखी बदलू को बदलू मामा न कहकर क्या कहता था? बदलू काका। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना हुआ था। कहाँ पर बना हुआ था बच्चों? थोड़े ऊंचे स्थान पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा एक सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था और उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती। दहकना क्या होता है बच्चों? दहकना होता है बहुत तेजी से आग का जलना, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। और लाख क्या होता है बच्चों? एक प्रकार का लाल पदार्थ होता है जो आग को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। लेकिन इस लाख से चूड़ियाँ भी बनाई जाती है, जैसा कि पाठ के नाम से ही हमें विदित है, लाख की चूड़ियाँ। तो क्या करता था बदलू कि बगल में भट्टी उसके दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। उस लाख की जो धातु होती है लाख की, उसको क्या करता था? पिघलाता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके, जो सलाख होती है ना बच्चों तार की भांति, यानी कि चूड़ी का आकार देना होता था ना उसे, उस धातु को, कौन सी धातु थी वो? लाख को। तो उसको क्या करता? पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। जैसे हम सब का हाथ होते हैं ना कि आगे से पतले और पीछे से थोड़े मोटे होते हैं, तो मुंगेरियां भी इसी प्रकार की थी, बेलनुमा, जो आगे से क्या होती थी बच्चों? पतली और पीछे से मोटी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। ये सारा कार्य करता वो उनको बनाने के पश्चात। बदलू का कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। बदलू जो ये कार्य करता था किस पर बैठकर करता था बच्चों? मचिए पर। जो क्या होता है मचिया किसे कहते हैं बच्चों? बैठने की एक वस्तु होती है जिसे हम ग्रामीण आंचलिक भाषा में पिढ़ा भी बोल देते हैं। उस पर बैठकर तब ये कार्य करता था। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। किसका समय बीतता? लेखक का। लेखक बताता है कि गांव में मेरा दोपहर का समय ज़्यादातर किसके पास व्यतीत होता था? बदलू के पास। वह मुझे लल्ला कहा करता, मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। और वो बदलू जो था वो लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था बच्चों? लल्ला। और जैसे ही लेखक उसके पास पहुँचता बदलू उसके लिए भी एक मचिया, एक पीढ़ा जो है वो मंगवा देता था बैठने के लिए।
लेखक बताता है, मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधु की कलाई हो। किस प्रकार देखता बच्चों उसको? नववधु की, नव जो नई नवेली बहू आती है ना, उसकी कलाई की भांति। बदलू मनिहार था। मनिहार क्या होता है बच्चों? जो चूड़ी बनाने का कार्य करता है, चूड़ियाँ बेचता है, बनाता है, उसे मनिहार कहते हैं। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा। पैतृक क्या होता है? जो उनके बुजुर्ग करते आए हैं, उसी कार्य को, उसी व्यवसाय को आगे बढ़ाना, उसी कार्य को करना। जैसे एक कृषक का पुत्र कृषि करता है, उसी प्रकार मनिहार का पुत्र भी क्या करता है? चूड़ी बनाता है। तो कहता है चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत होती है लागत, जिसे हम एक प्रकार से हम कहते हैं उसका विक्रय भी बहुत थी, यानी कि वो बहुत बिकती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। जिस गांव में बदलू रहता था वहां लगभग सभी स्त्रियां बदलू की बनाई हुई चूड़ियां ही पहनती थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे और आसपास के और गांव के लोग भी उससे चूड़ियां लेकर जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। चूड़ियों को किससे नहीं बेचता था बच्चों? पैसों से। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। किसका तरीका था बच्चों? वस्तु विनिमय का। अब यहाँ पर एक शब्द आया है वस्तु विनिमय। बच्चों इसके बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी है। वस्तु विनिमय क्या होती है बच्चों? एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। यानी कि बदलू क्या करता? चूड़ियों के बदले अनाज, कपड़े इत्यादि ले लेता था, जो उसकी ज़रूरत की वस्तुएं होती थी वो, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। लेखक कहता है कि बड़ा ही सीधा सरल स्वभाव का व्यक्ति था, कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था बदलू। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जब किसी के शादी विवाह होता तब वह थोड़ी जिद करता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर बच्चों यानी कि कमी निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। बदलू के अनुसार जो सुहाग का जो जोड़ा होता है, जो शादी के समय वधू को पहनाया जाता है, उसे कहते हैं सुहाग का जोड़ा। तो कहता है कि सुहाग के जोड़े का तो अपना एक अलग ही महत्व होता है। लेखक कहता है, मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए। लोहे लग जाना मुहावरा है, यानी कि बहुत ही अधिक प्रयत्न करने पड़े। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो अलग। यानी कि शादी की चूड़ियों के जोड़े का इतना अधिक मूल्य बदलू लेता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी बच्चों कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता। कुड़ उठना मतलब ईर्ष्या के भाव से जल भुन उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें करता था। लेखक कहता है मेरे से तो वो घंटों घंटों बातें करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं। फिर वो इस तरह से बातें करता कि वहाँ की तो बातें ही अलग होती हैं। शहर और गांव में तो दिन रात का फ़र्क है। वहाँ की औरतें तो अपने पुरुषों के हाथ में हाथ डालकर घूमती हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं। नाजुक माने बहुत ही नर्म होती हैं ना, यानी कि ये उनका क्या होता था, बदलू का व्यंग शैली में वो ये कह रहा था, लाख की चूड़ियाँ पहनने तो मोच न आ जाए। ये व्यंग शैली है बदलू की कि लाख की चूड़ियाँ पहने तो इसके वजन से उनके हाथों में क्या आ जाएगी? मोच आ जाएगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। लेखक कहता है कि कई बार तो बहुत अच्छी खातिर करता था, यानी आव भगत बहुत अच्छे से करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था
वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। किसकी गोलियां होती थी बच्चों? वो लाख की, रंग बिरंगी। मैं बहुधा बहुधा माने प्राय हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1 आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। लेखक के पिताजी का स्थानांतरण हो गया बच्चों, और एक लंबी अवधि यानी एक लंबे समय तक लेखक जो है वो अपने मामा के गांव नहीं आ सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के पश्चात जब लेखक वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में, लेखक कहता है, मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले माने 1 आध हाथों में ही मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। लेखक को फिर जब बदलू का ध्यान आया तो लेखक घूमते घूमते शाम के समय उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। लेखक कहता है, मैं वहाँ गया और मैंने बदलू काका को नमस्ते बोला। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। लेकिन बदलू ने लेखक को पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, मतलब देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका। तब लेखक ने अपना नाम बताया कि मैं जनार्दन हूँ, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। कहता मैंने अपना परिचय उसे दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई न ही भट्टी, यानी कि वह मचिया जिस पर वह बैठकर और बगल में जो भट्टी जलती थी उस पर जो चूड़ियाँ बनाने का कार्य करता था, वो दोनों में से कोई भी चीज़ वहाँ लेखक को दिखाई न दी। आजकल काम नहीं करते काका? आप प्रश्न किया है लेखक ने कि आजकल काम नहीं करते। मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। अब उसकी अंदर की वेदना, अंदर की जो पीड़ा थी लेखक की, बदलू की, वो अंदर से जाग उठती है और कहता है कि नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। कहता है मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो, यानी कि मेरी बनाई चूड़ियाँ अब कोई खरीदता नहीं है। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया। कहता अब तो प्रत्येक गांव में कांच का प्रचार प्रसार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। फिर उसकी जो रही सही जो पीड़ा थी वो और भी उसके बातों से झलकने लगी। कहता है कि ये मशीन का युग है और आजकल सब कार्य किससे होता है? मशीन से। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। और फिर बताता है कि कांच की चूड़ियाँ क्योंकि किससे बनाई होती हैं? मशीन से, तो उनमें कहता है जो सुंदरता होती है वो लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। क्योंकि इस बात से हम कह सकते हैं कि जो बदलू की अंदर की जो पीड़ा थी वो साफ स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रही है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा। लेखक कहता है कि कांच तो बड़ा खतरनाक होता है, वो बहुत जल्दी टूट जाता है। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। फिर लेखक की बात का उत्तर देते हुए जैसे बदलू उसको बताने लगा तो क्या होता है बच्चों, बदलू को खांसी आ गई और बहुत देर तक वह खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। लेखक को लगा कि उसे दमा की बीमारी है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी, क्योंकि बच्चों जब शरीर कमज़ोर हो जाता है तो हमारी नसें दिखाई देने लग जाती हैं ना। तो उसी प्रकार से जैसे तुम अपने घर में अपने दादाजी या नाना जी
को देखते हो, जब वो उन जिनके दादाजी नाना जी बूढ़े हैं उन्होंने देखा होगी कि उनकी नसें जो हैं वो उभरी हुई होती हैं। जाने कैसे उसने मेरी शंका, लेखक का जो संदेह था वो उसने भांप लिया। किसने? बदलू ने। और बोला दमा नहीं है मुझे फसली खांसी है। फिर बदलू उत्तर देता है कि मुझे फसली खांसी है, दमा नहीं है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। कहता है कि मुझे महीने 2 महीने ये खांसी रहती है, फिर 10-15 दिन में ये ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा मीन पीड़ा। लेखक को लगा कि उसके अंदर बहुत बड़ी पीड़ा, उसका जो दर्द है, वो करुणा है, वो छिपी हुई है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। फिर सन्नाटा सा रहा जो लेखक को अच्छा नहीं लगा। लेखक बहुत देर तक सोचता रहा कि देखो मशीनी युग ने कितने लोगों के हाथ काट दिए। यहाँ बच्चों, हाथ काटने से मतलब ये नहीं कि किसी के हाथ काट दिए, इससे मतलब ये है कि उन लोगों का जो हाथ से कार्य करते थे, उनका कार्य जो है वो, उनका काम, उनका व्यवसाय जो है वो बंद हो गया, जिससे उनकी रोजी रोटी छिन गई। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अब लेखक को चुप्पी जो है वो अच्छी नहीं लगी, इसलिए उस बात को बदलते हुए उसने दूसरा विषय छेड़ा और पूछ लिया कि आम की फसल अब कैसी है? अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया। यानी कि लहक कर उत्तर देने का मतलब बड़ा खुश होकर, उत्साहित होकर उत्तर दिया। और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, मुझे आम तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। और फिर थोड़े मनोहार भरे शब्दों के अंदर कहता है कि मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका। अब लेखक कहता है नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूँ तुमको। अब बदलू कहता है कि नहीं नहीं, मैं अपने आम खिलाए बगैर तुम्हें नहीं जाने दूंगा। लेखक कहता है मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला? जब लेखक ने पूछा कि गाय अच्छी है, तब बदलू ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, गाय अब नहीं है, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। कहता है कि मतलब उसके कहने का तात्पर्य यह है कि जब मेरे पास खुद का ही पेट भरने के लिए नहीं है तो मैं गाय को कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, किसकी बेटी बच्चों? बदलू की बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे न, मैं तुम्हारे उम्र का था तो इतने चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। बच्चे, तुमने भी अपने घरों में अपने दादाजी इत्यादि को कहते सुना होगा कि अरे हम तुम्हारी उम्र में थे तो कभी गिन के रोटियां ही नहीं खाते थे। तो बदलू भी उसी प्रकार से उस लहजे में कहता है कि आप शहरी हैं ना, मैं तो तुम्हारी उम्र का था तो इससे भी चौगुने आम खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। तब लेखक कहता है नहीं नहीं, आपकी बात तो और है। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर 2 सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। यानी कि अपने हाथों की अंजलि से लेकर रज्जो ने लेखक की तरफ जो है वो आम बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। फब रही का मतलब है बच्चों, सुंदर लग रही थी। रज्जो के हाथों में जो बदलू की बनाई हुई लाख की चूड़ियाँ थी वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। और जब लेखक रज्जो की तरफ देख रहा था तो लेखक की दृष्टि किसकी तरफ, लेखक की दृष्टि पर बदलू की दृष्टि पड़ी और बदलू जो है उस बात को भांप गया और उसने उत्तर दिया कि यही एक आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मतलब बदलू, यहाँ पर हमें बदलू की किस विशेषता का पता चल रहा है कि काम धंधा बंद होने को, लेकिन फिर भी उसके अंदर स्वाभिमान जो है वो बचा हुआ है। वह अपने हाथ की बनाई उस मेहनत को 10 आने में देने के लिए राजी नहीं था, इसलिए वह जोड़ा उसने जमींदार की बेटी के लिए नहीं दिया और अपनी बेटी को ही पहना दिया। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। लेखक कहते हैं कि मैंने आम लिए और खाकर मैं वहाँ से चला आया। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। लेखक कहता है कि मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता थी कि
बदलू एक तरफ हार गया। क्यों हार गया बच्चों? क्योंकि उसका काम धंधा जो है वो ठप हो गया था, लेकिन फिर भी उसने अपने स्वाभिमान को नहीं गिरने दिया। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था जो आसानी से टूट जाए, यानी कि उसका व्यक्तित्व जो था वो बड़ा ही मजबूत था, उन लाख की चूड़ियों की भांति। तो बच्चों, हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है कि समय चाहे किसी प्रकार का भी हो, लेकिन हमें अपना हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।